नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए स्टार्ट करते हैं आज स्फेरिकल मिरर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्फेरिकल मिरर। हम लोग पिछले क्लास में प्लेन मिरर तक के कर चुके हैं। हर टाइप का सवाल, हर टाइप का कॉन्सेप्ट हम उसमें कोशिश किए कि इसमें लिंक करें ताकि जेईई मेन नीट आपका ईजिली सॉल्व हो सके, जेईई मेन का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। वैसे ही हम लोग आज से पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, और आप उसमें से भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करिएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऑल टू ऑल आपका ये जो क्वेश्चन कराते हैं यहाँ से ही डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है उसी के व्यू से किया गया है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के 20 साल का पेपर देखकर उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। तो आई होप कि इस बात से आप लोग इस चीज़ को एक एक पॉइंट को आप लेकर चलिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा और इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझ कर चलना है। एक और नोटिस है, कई लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन स्टार्ट कब होगा, मैसेज भी करें ऑफलाइन स्टार्ट कब होगा। बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। अब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक के कोशिश है कि स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, सारा वीडियो हम यहाँ पे डाल देंगे। 12th के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों वीडियो रेगुलर डाल दिया जाएगा, और आपका एंड ऑफ द जनवरी जो है आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स अप टू सेमीकंडक्टर भी आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, तो इसलिए टेंशन ना लें, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करें और भी अदर सब्जेक्ट का देखें। लेकिन इसमें जो है आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स का सारा वीडियो डाल दिया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन देखिएगा तो आप यहाँ से भी सारा क्वेश्चन डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा का सारा चीज़ें यहाँ भी उसी क्लैरिटी से बताया जाता है जैसे कि ऑफलाइन में बताया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखिएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर मतलब रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि यह स्फीयर है, तो यहाँ पर बोला गया कि इसमें वैरायटी अगर जनरेट किया जाए, स्फेरिकल मिरर नाम से ही सुनने में लग रहा है कि स्फीयर से मिरर बना हुआ है। और मिरर कब बनता है, तो एक तरफ पॉलिश कर दीजिए और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दीजिए, वो मिरर होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आउटर सरफेस को अगर आप पॉलिश करते हैं तो एक अलग टाइप का मिरर आएगा, और अगर आप इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो आपका अलग टाइप का मिरर आएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि दो टाइप का मिरर जनरेट किया जा सकता है। जब आप स्फीयर में आउटर सरफेस पर पॉलिश कीजिएगा तो अलग टाइप का मिरर होगा, और जब इनर सरफेस पर आप पॉलिश कीजिएगा तो अलग टाइप का मिरर होगा। तो यहाँ से दो टाइप का मिरर देखा गया। उसमें से पहला नाम दिया गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसको कहा जाता है, तो अगर आउटर सरफेस पर आप पॉलिश करते हैं और इनर सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस मिरर को, इस टाइप के मिरर को हम लोग कौन सा मिरर के नाम से जानते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपका इनर पार्ट ही पॉलिश हो और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग दोनों पे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि दोज मिरर which is part of a sphere, which is part of a sphere in which outer surface are polished and inner surface are reflecting surface. Then this type of mirror known as concave mirror। वैसा मिरर जो किसका पार्ट हो, स्फीयर का, जिसमें आउटर सरफेस आपका क्या हो, पॉलिश्ड हो, एंड इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जिससे जब लाइट रे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तब इस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कॉनकेव मिरर, जैसे मान लिया अगर स्फीयर हो तो देखिए ये आउटर सरफेस है,
देखिए आउटर सरफेस क्या पॉलिश्ड है और इनर सरफेस क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस टाइप का मिरर को कॉनकेव मिरर बोलेंगे। या फिर यूं कह लीजिए, अगर ऐसे भी हो तो देखिए अभी भी आउटर सरफेस ही पॉलिश किया हुआ है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये दोज टाइप, ये दोनों के दोनों जो है आपका कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होता है। इसी तरीका से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। इसमें छोटा छोटा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बनता है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा सारा क्वेश्चन आसानी से बनता है इसमें। सेकंड जो आपका है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि दोज मिरर which is part of a sphere in which, जिसमें inner surface are polished, अंदर वाला पॉलिश्ड है, एंड आउटर सरफेस आर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। आउटर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो such type mirror known as क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा स्पेयर का ही पार्ट है, पूरा बना सकते हैं, तो इस बार क्या है, इनर पार्ट आपका पॉलिश्ड है। देखिए स्पेयर के अंदर जाइएगा तो इनर पार्ट ही ना होगा, तो इनर पार्ट आपका पॉलिश्ड है, ठीक है, तो ये इनर पार्ट पॉलिश्ड है। या फिर अगर ऐसे है तो इसका ये वाला पार्ट पॉलिश्ड होगा, अंदर वाला पार्ट पॉलिश होगा। ये दोनों आपका कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये आपका जो है कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक से आप पकड़ सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आते हैं, तो सबसे पहले हम उन सबको क्लियर करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। चलिए देखिए आगे। अब हम इस पे बात करेंगे, जैसे छोटा छोटा टर्म आता है, जैसे कि है पोल। पोल इसमें डिफाइन किया गया है। पोल क्या होता है, तो सिंपल सा पोल को बोला गया कि इट इज अ कन्वेनियंट पॉइंट, इट इज अ कन्वेनियंट पॉइंट ऑन अ मिरर। मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर की बात हो रहा है, मिरर, ठीक है, मिरर ऑन अ मिरर बाय विच एनी डिस्टेंस मेजर इजली, जनरल इजली, हर जितने भी डिस्टेंस हो मेजर इजली हो। पोल का मतलब होता है, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली मिड पॉइंट ऑफ मिरर आर नोन एज पोल। बट ये हर बार वैलिड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, जैसे ये मिरर है,
अब यहाँ से जितने भी, जैसे देखिए यहाँ पर ये पोल है, पोल मिड पॉइंट को हमेशा पोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए जैसे आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कुछ कुछ, तो इतना फील तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ से डिस्टेंस बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसका इमेज जो बनेगा आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट, जनरली मिड पॉइंट ही लिया जाता है, पूरे मिरर का मिड पॉइंट को ही हम पोल कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको मिरर ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो अब बताइए कि मिड पॉइंट तो आपका यहाँ हो गया। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दूरी ऐसे ना कैलकुलेट करिएगा, इमेज ऐसे है तो दूरी ऐसे ना कैलकुलेट होगा, तो थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसीलिए बोले कि वो पॉइंट चुनना है जिससे हम आसानी से मेजर कर सके। तो देखिए ये वाला पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट इस केस में नहीं होगा, आप मिरर का मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, आप ये वाला पॉइंट लीजिएगा, तब जाके आप यहाँ से आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं पोल एक पार्टिकुलर डिफाइन है कि यही डेफिनेशन होगा, नहीं। ये एक वो पॉइंट है जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम यहाँ पर डिसाइड कर दिए, यहाँ पर डिसाइड कर दिए, यहाँ पर डिसाइड कर दिए कि मिड पॉइंट होगा, नहीं। आप यहाँ से भी मान के बनाइएगा तो आपका सारा सवाल सही होगा, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगा बनाने में, थोड़ा सा सही से नहीं कैलकुलेशन हो पाएगा। तो वैसा जगह पॉइंट मानिए जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को, डिस्टेंस को मेजर कर सके, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज का हो, चाहे और भी फोकस हो, रेडियस हो, कर्वेचर हो, नाम तो सुने ही होंगे, तो अभी भी वो बताएंगे सारा डेफिनेशन। तो पहला जो होगा, इट इज़ अ कन्वेनियंट पॉइंट ऑन अ मिरर बाय विच, जिसके द्वारा एनी डिस्टेंस मेजर इजिली, जिससे हम कोई भी डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सके। क्यों डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करिएगा तो पोल से ही आपको मेजर करना होगा। तो पोल अगर सही जगह नहीं मिल पाएगा तब हम आसानी से नहीं मेजर कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पोल का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ भाई देखिएगा। नेक्स्ट आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अलग अलग भी डिफाइन कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग ही डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे आप क्या लिए थे, एक स्फीयर लिए थे ऐसे, अब मिरर इसी से ना फॉर्म हुआ था, या ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये बोला कि जिस स्फीयर से मिरर बन रहा है उस स्फीयर का रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस जिस स्फीयर को यूज करके आप जो मिरर बना रहे हैं, स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसी के सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ कैसे डिफाइन होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर y, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ पर देखिएगा किसका, स्फीयर का रेडियस, जो विच इज फॉर्म स्फेरिकल मिरर, जो कि क्या फॉर्म किया है, स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस को कहेंगे जो क्या फॉर्म किया है, स्फेरिकल मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड है, यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिख दे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज फॉर्म स्फेरिकल मिरर, विच इज फॉर्म, जो कि क्या फॉर्म किया है, स्फेरिकल मिरर। वो स्फीयर का रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे जो स्फीयर क्या फॉर्म किया है, स्फेरिकल मिरर, जिससे हम फॉर्म किए हैं स्फेरिकल मिरर। सेम कहानी यहां भी लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज
सेंटर ऑफ अ स्फीयर which is form a spherical mirror। तो उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उस स्फीयर, जो स्फीयर से हमारा स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ, स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कराएगा कि इज डिफाइंड एज सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज फॉर्म स्फेरिकल मिरर, जो कि क्या फॉर्म किया है, स्फेरिकल मिरर। तो उस स्फीयर का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे जिस स्फीयर से हम स्फेरिकल मिरर को फॉर्मेशन किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ये हमारा क्या है, आर है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको पता चल ही गया कि जैसे कोई भी ए वाला मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन होगा, तो हम देख लेंगे कि स्फीयर कैसा बनेगा और उसका जो सेंटर होगा क्या, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा, और इसका जो रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्फीयर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम इतना छोटा मिरर बनाएं, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ मिरर बनाएं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यही ना होगा जितना रेडियस होगा। अच्छा, अगर हम इसको बढ़ा दे तब, मिरर को बढ़ा दे तब, अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इज, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मिरर। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, साइज ऑफ मिरर से इंडिपेंडेंट होगा। अब बड़ा सा मिरर लीजिए चाहे हाफ वाला लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मिरर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ क्या होगा, मिरर होगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जिस स्फीयर को यूज करके हम लोग मिरर बनाते हैं उस स्फीयर को, सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ, मिरर के साइज को बढ़ाने घटाने से हमारा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए देखिए ध्यान से आगे, एक और होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग, या फिर इट इज अ लाइन विच इज फॉर्म, या ज्वाइनिंग, आप क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, है ना। ये एक लाइन है, इट इज अ लाइन विच इज विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर ले, ज्वाइनिंग नहीं, विच इज passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करते हुए जो लाइन बनता है, देन दिस लाइन नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये कर्वेचर है, ये मिरर है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और पोल होगा, तो इसको मिला के जो लाइन बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये वाला जो हमारा पोल है, तो ये दोनों को मिला के जो लाइन बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के जो लाइन बनता है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो आई होप कि ये सारा टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक करके पहले छोटा छोटा हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पर। जैसे इसमें एक और आता है रे, जो हम लोग पढ़ते हैं। रे का मतलब ये एरो इस तरह का जो भी दिखाई देगा ये रे होगा। तो ये रे डिफाइन किया गया है दो तरीके का।
है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रे। पहला होता है पर एक्सियल रे, पर एक्सियल रे, पर एक्सियल रे का मतलब ध्यान से समझिएगा, टू टाइप्स ऑफ रे होता है। तो यहां पर बोला गया कि पर एक्सियल रे और एक और होता है मार्जिनल रे। तो पर एक्सियल रे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जा रहा है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब बताइए नॉर्मल मेरे लिए तो यही ना बनेगा, ये वाला नॉर्मल लाइन ऐसे बनेगा। तो जितना एंगल से इंसिडेंट होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया या थीटा जो भी मान लीजिए, तो उतना ही से जाएगा। तो यहां पर बोला गया कि पर एक्सियल रे क्या बोलेंगे, इफ इंसिडेंट रे नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि जो रे जा रही है वो पर एक्सियल रे है। अगर इफ इंसिडेंट रे नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बहुत ही नजदीक है, तब ये रे पर एक्सियल रे होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये अगर बहुत स्मॉल बोल रखा है, थीटा जो है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर बहुत छोटा दे रखा है तो तब भी समझिएगा कि रे कैसा होगा, पर एक्सियल रे होगा। ए और बी करके लिख लो। सी, रेडियस ऑफ अपर्चर, ये अभी नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे। रेडियस ऑफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, रेडियस ऑफ अपर्चर आपको अगर बोला जाए कि बहुत छोटा है तो भी रे कैसा होगा, पर एक्सियल रे होगा। एंड डी में थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, ऐसे लिखा हुआ है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि वो रे कैसा है, पर एक्सियल रे है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मार्जिनल रे। सेकेंड क्या होता है, मार्जिनल रे। मार्जिनल रे का मतलब क्या होता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज, वेरी लार्ज नहीं कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं। छोटा का मतलब 10 डिग्री से कम, और 10 डिग्री से ज्यादा अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया तो वो रे कैसा कहलाएगा, मार्जिनल रे कहलाएगा। लेकिन हम लोग 99% क्वेश्चन हम पर एक्सियल रे पर करते हैं, मार्जिनल रे पर नहीं होता। हमारा जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कौन सा रे पे होंगे, पर एक्सियल रे पर होंगे। मार्जिनल रे पे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक का दुका जो जेई एडवांस में पूछ चुका है, नीट और जेई मेन में तो वो भी नहीं, जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि हम यहाँ पर बता देंगे कि किस तरीका से सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखें, जितने भी होंगे हमारा इस टाइप के रे होंगे जिनको हम पर एक्सियल रे कहेंगे, इस टाइप के चीज़ों को फॉलो करेंगे, ना कि इस टाइप के चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना। रेडियस ऑफ अपर्चर, अभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं, रेडियस ऑफ अपर्चर अभी समझा देते हैं कि क्या होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। तो दो तरीके का रे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। वहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये नियर नहीं हो, इंसिडेंट जो हो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर ना हो, थोड़ा सा दूर हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका जो अपोजिट होगा वो मार्जिनल रे होगा। मार्जिनल रे पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ पर एक्सियल रे है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ ली। चलिए, तो ये आपका इंसिडेंट मार्जिनल रे हो गया। अब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, इस चीज को समझिए। रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, तो साइज ऑफ मिरर होता है। साइज ऑफ मिरर को मतलब मिरर के साइज को जो बताता है वही है रेडियस ऑफ अपर्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए कि हमारा स्फीयर था,
था। क्या मेरे लिए ये हमारा पीछे ऐसे इस तरीक़ा से है तो ये मिरर है? बिल्कुल है। एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी ना कि ये सर्किल है या स्फेयर ना है, तो इसको आप ऐसे काटिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे काटिएगा तो इसका सेंटर तो कहीं यहाँ पर है, और यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि 2D में बन रहा है, क्या ये 3D में बन रहा है ऐसे कटोरा टाइप का, इस टाइप का, सेंटर इसका यहाँ, तो यहाँ से यहाँ रेडियस R है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ दूरी D दे दिया है, मतलब यहाँ से ये वाला दूरी जो है ये आपका कितना दिया है? D। तो इसका जो रेडियस है, ये वाला रेडियस है, यही है रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ ये वाला रेडियस ऑफ अपर्चर है। ये जो है आपका सेंटर से ये जो रेडियस है यही क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ अपर्चर है। ये साइज ऑफ मिरर को ही बता रहा है। देखिए कि मिरर का कितना बड़ा साइज है, ये और छोटा होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक होता, तो देखिए रेडियस ऑफ अपर्चर आपका छोटा हो जाता। तो ये साइज ऑफ मिरर को बताता है रेडियस ऑफ अपर्चर। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ टोटल R है, तो बताइए ये वाला कितना होगा? R माइनस डी होगा। तो रेडियस ऑफ अपर्चर के लिए क्या करिएगा? बोलिए, √R² प्लस R माइनस डी का स्क्वायर। तो इस तरीका से आप रेडियस ऑफ अपर्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि हर बार ये वाला थिकनेस बहुत कम होता है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ना के बराबर होता है, तो D अप्रॉक्सीमेटली 0 ही होता है। ध्यान से देखिएगा, R मच ग्रेटर देन D हमेशा होता है, तो उस केस में हटा सकते हैं। तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2R हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये वाला आपका थिकनेस जो है, ये जो मिरर का जो थिकनेस है वो आपको निग्लिजिबल कहा जाएगा तब, या फिर बोला जाए कि जब तक ये दूरी नहीं दिया जाए तब तक हमको निग्लिजिबल मान के ही चलना पड़ता है। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ अपर्चर निकाल सकते हैं। एक बात और, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता था। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि रेडियस ऑफ अपर्चर जो है वो साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ अपर्चर साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, तो क्योंकि छोटा अगर हम मिरर लिए तो छोटा सा रेडियस ऑफ अपर्चर होगा, और बड़ा सा लिए तो क्या बड़ा सा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अपर्चर इज depends on mirror, size of mirror, depends on size of mirror चेंज होगा तो आपका साइज मिरर का साइज चेंज होगा, तो रेडियस ऑफ अपर्चर चेंज होगा। यहाँ से भी दिख रहा कि जैसे जैसे साइज कम होगा आपका सारा चीज रेडियस ऑफ ये वाला भी चेंज होगा, और ये सब बदल सकता है यहाँ पर, बस इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट डिफाइन होता है फोकस और फोकल प्लेन। बस 2 टर्म के बाद हम लोग फिर अपना मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज है उस सारे चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा। वाह भाई, फोकस क्या डिफाइन किया गया? फोकस को थोड़ा सा समझिए। बोला कि ये लाइट रे है, सॉरी ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जा रहा है। बोला गया फोकस का डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है फोकस। समझे? फोकस बहुत ही बारीकी से समझने वाला चीज़ है। आप जैसे ही आगे फोकस के बारे में जब डिटेल में ग्राफिकल फॉर्मेशन आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा कि फोकस कोई खेल नहीं है बाकी सब की तरह, बहुत ज़बरदस्त चीज़, इसको समझना और फील करना पड़ता है। बोला गया कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल लाइन ये होगा क्योंकि सेंटर से जो क्रॉस होगा स्फीयर में वही नॉर्मल लाइन होगा, तो जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कहलाता है फोकस। अब ये यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो बात सही है कि ये फोकस कहेगा कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होता है उसको हम कहते हैं फोकस।
लेकिन ध्यान रहे ये रे कैसा होना चाहिए, पर एक्सियल रे होना चाहिए, तभी संभव है। अगर मार्जिनल रे रहेगा, मतलब मार्जिनल रे का मतलब ये समझाए थे कि थीटा बहुत बड़ा हो, जैसे कि 30 डिग्री हो, तब वो फोकस नहीं होगा। हाँ, किसी न किसी पॉइंट से पास होगा। यहां पर अगर हम आपको डिफाइन करें, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, अगर कोई रे यहां से गया, लेकिन ये रे कैसा है, मार्जिनल रे है, मार्जिनल रे है, तब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये कोई जनरल पॉइंट से पास होगा, फोकस से नहीं, जनरल पॉइंट से पास होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ये तो रे पर एक्सियल रे हो तब आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है, लेकिन अगर रे आपका मार्जिनल रे हो तो कोई भी जनरल पॉइंट से होता है, और ये एक्स का वैल्यू पूछता है, और ये जेईई एडवांस में ऑलरेडी पूछ चुका है, और ये कोई टफ सवाल नहीं इससे बनता है, इजी बनता है। तो जो जेईई एडवांस में पूछ चुका है और इजी पोर्शन है, तो वो जेईई मेन और नीट में भी पूछता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो जेईई एडवांस का जो इजी वाला क्वेश्चन होता है वो जेईई मेन में भी देखिएगा कहीं ना कहीं रहता है, और नीट में भी कहीं ना कहीं रहता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना भी है। तो अगर रे पर एक्सियल रे हो तभी फोकस होगा, अगर रे मार्जिनल रे हो तो फोकस नहीं होगा। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल इंसिडेंट रे, इफ यहां पर क्या लिख सकते हैं कि कोई भी रे इंसिडेंट हुआ, या फिर इस तरीका से लिख दीजिए कि पर एक्सियल रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पर एक्सियल रे यहीं पर मेंशन कर दीजिए, पर एक्सियल रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द principal axis, if per axial ray is incident parallel to the principal axis, then after reflection where meet the reflected ray, यहां पर पॉइंट को मेंशन करना होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट वेयर एट अ पॉइंट मीट द रिफ्लेक्टेड रे और अपीयर टू द रिफ्लेक्टेड रे, और अपीयर टू द रिफ्लेक्टेड रे है ना, जहां पे मीट करेगा सारा रिफ्लेक्टेड रे, या फिर अपीयर टू द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब अपीयर का मतलब पीछे बैक करके रिफ्लेक्टेड रे को मिलाया जाए, मीट द रिफ्लेक्टेड रे या अपीयर टू द रिफ्लेक्टेड रे, देन दिस पॉइंट नोन एज फोकस। सिंपल सा फिर से बता रहे हैं कि इफ पर एक्सियल रे इंसिडेंट parallel to the principal axis, then after reflection where meet the reflected ray या फिर appear to the reflected ray, then this point known as the focus। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। देखिएगा समझाते हैं कैसे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका ऐसा रे है, सॉरी मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है। रे मार्जिनल रे नहीं है, पैरेक्सियल रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाएगा, या फिर सीधा सीधा भी तो रे जा सकता है पैरेक्सियल रे, ऐसे भी तो आ सकता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस यहाँ से जाएगा, तो जिस पॉइंट से पास होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। अच्छा, अपीयर का मतलब क्या हुआ था, अपीयर का मतलब समझे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा, क्योंकि सेंटर होता है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सारा चीज उधर होगा, पोल यहां पर हो गया। अब रे अगर ऐसे जाएगा तो नॉर्मल लाइन यही ना है,
तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा उसी एंगल पर ना रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऐसा पीछे मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारा लाइट जाएगा ना ऐसे। तो नॉर्मल लाइन मेरा ये होगा, नॉर्मल लाइन जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ऐसे जाएगा, तो ये वाला ऐसे मिलाना ना पड़ेगा हमको। देखिए ये मिलाना पड़ रहा है हमको इस तरीका से, ये एग्जैक्ट आके नहीं मिल रहा है, ये बाहर की ओर भाग रहा है। देखिए ये डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्ज होता है तो इसको पीछे जाके मिलाना होगा, क्योंकि मिलना चाहिए, जहां पे मिलेगा वहीं पर ना फोकस बनेगा। तो इसी को कहते हैं एपियर टू मीट, एपियर टू मीट द, एपियर टू मीट द रिफ्लेक्टेड रे, एपियर टू मीट या फिर वेयर मीट द रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, या फिर एपियर टू मीट द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इस केस में देखिए कि कभी भी मिल नहीं सकता इधर, तो इसको एपियर टू मीट मतलब पीछे करके हम लोग मिलाएंगे। तो जहां पर ये मिलेगा उसको भी क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये वाला हटा दीजिए ताकि ज़्यादा डायग्राम ना रहे, सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, तो यहाँ पर पीछे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, तो इधर मीट नहीं कर रहा है, तो इसको एपियर टू मीट कहेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो या तो रियल में मीट करे या तो एपियर टू मीट करे। वही बोले कि इफ पर एक्सियल रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर मीट द रिफ्लेक्टेड रे और एपियर टू द मीट द रिफ्लेक्टेड रे, देन दिस पॉइंट नोन एज द फोकस, तब उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बट याद ध्यान रखना ये है कि पर एक्सियल रे होना जरूरी है। तो ये आपका फोकस का भी डेफिनेशन हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चल देखो ध्यान से। अब एक और लास्ट आता है फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, दोज प्लेन विच इज passes through focus and perpendicular to किसे, परपेंडिकुलर किसे होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। जैसे देखिए ये आपका मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका फोकस है, तो यहाँ पर बोला कि इस तरह का प्लेन बनाएं जो फोकस से पास हो, यहाँ पर इस तरीका से फोकस से पास हो। ये प्लेन जो है, ये प्लेन में फोकस शामिल है, ये इस तरीका से है, देख लीजिए इस तरीका से है, ऐसे है, देखिए ऐसे है, इस तरीका से है, फोकस के परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो और थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू द फोकस, इस तरीका से देखिए ऐसे ऐसे इस तरीका से प्लेन बन रहा है। तो इस टाइप के प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इस तरह का प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। तो आपको ये फोकल प्लेन भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारा डेफिनेशन था स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए। एक एक डेफिनेशन काम का चीज है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फोकल प्लेन हो गया, रिलेशन बिटवीन फोकस, अच्छा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ एक भी होता है। फोकल लेंथ हालांकि हम समझा देंगे, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात, ये मान लीजिए आपका मिरर है,
इसका कुछ ना कुछ फोकस इसका फिक्स होता है भाई, फोकस फिक्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन कांस्टेंट होता है। तो फोकस हमेशा किसी भी मिरर को फिक्स होता है, क्योंकि किसी भी मिरर को रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम एक पहले पार्टिकुलर सिचुएशन पे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लिया रे ऐसे गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, अगर ये मार्जिनल रे है, ये रे कैसा है, मार्जिनल रे है, तब ये फोकस से पास नहीं होगा। एक जनरल दूरी होगा x, जो कि हमको निकालना होगा। ये x फाइंड आउट करने के लिए हर बार बोलेगा। अगर रे मार्जिनल हुआ तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा होगा, ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। अब इसको आप क्या कीजिए, ये परपेंडिकुलर इस तरीका से ड्रॉ कर दीजिए। अब एक बात बताइए, ये वाला जो है अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी सेम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ r है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो ये वाला कितना हो गया r/2 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो क्या हमको बेस पता है कि नहीं पता है? तो अगर हमको बेस पता है और हमको चाहिए हाइपोटेनस, तो क्या इसको हम cos थीटा से डिवाइड दे देंगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, क्योंकि बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो cos थीटा से डिवाइड होता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, r/2 sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक r के बराबर और यहाँ से लेके यहाँ तक r/2 sec थीटा के बराबर, तो x कितना हो गया, r माइनस r/2 sec थीटा। ध्यान से देख लीजिए, आपको दिखेगा कि हाँ जो आंसर आया वो फोकस के बराबर नहीं है। अगर 10 क्लास में आप पढ़े होंगे तो f जो होता है वो r/2 के बराबर होता है, जो फोकस होता है वो r/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो r माइनस क्या हो गया, r/2 sec थीटा होता है, r माइनस r/2 sec थीटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये कब होगा, जब रे कैसा होगा, मार्जिनल रे होगा। अब आपको हम इसी में बताते हैं कि अगर रे यहाँ पर इफ रेज को रे आर पर एक्सियल रे, अगर रे कैसा होगा, पर एक्सियल रे होगा। तो अगर रे पर एक्सियल रे होगा तो सोच के देखिए कि अगर ये पर एक्सियल रे होगा तो इसका मतलब ये पर एक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या किससे पास होता है, फोकस से पास होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से और फोकस के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। ये हमारा फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है कब, जब रे कैसा हो जाएगा, पर एक्सियल रे होगा। अब याद करिए, पर एक्सियल रे का कंडीशन बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए क्या वेरी स्मॉल होना चाहिए, तभी ना पर एक्सियल रे होगा। तो सोचिए अगर थीटा आपका स्मॉल होगा तो सोचिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो बोलिए sec थीटा का भी वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पर पुट करिए, और x जो है x किस में कन्वर्ट होगा, फोकल लेंथ में। तो ये वाला चीज अब यहाँ पे पुट करिएगा तो देखिए a बराबर क्या r माइनस r/2 आएगा, तो देखिए a बराबर r/2 आ गया। ये फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मिरर का रेडियस और कर्वेचर कांस्टेंट होता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि इसका फोकस भी कांस्टेंट होगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, r/2 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर ये पर एक्सियल है तभी ये बराबर r/2 होता है, तब फोकस डिफाइन होता है। अच्छा, ऐसे नहीं कि इसमें फोकस चेंज होगा, इसमें फोकस भी r/2 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे नहीं कि सर इसका फोकस कुछ और होगा, नहीं, ये फोकस पॉइंट नहीं है, ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट आया है। ऐसा नहीं कि सर इसका फोकस चेंज हो गया, नहीं, फोकस डिफाइन ही किया गया है पर एक्सियल रे पर। वो ये कोई भी मिरर के लिए फोकस हमेशा कांस्टेंट होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए। ऐसे नहीं कि फोकस चेंज होगा, इस केस में भी फोकस r/2 के बराबर ही होगा। बट ये फोकस नहीं है, ये जनरल पॉइंट है। तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि बताइए ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर लार्ज होगा तो उस केस में x जो होगा निकलेगा वो फोकल लेंथ नहीं निकलेगा, कोई जनरल लेंथ निकलेगा, और वो लेंथ हमसे पूछ सकता है।
फोकस वाला कब होगा? जब रे पर एक्सियल रे या थीटा को स्मॉल बोल दे, या फिर इंसिडेंट रे को नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बोल दे, अगर इतना वैरायटी बोल दे तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए बराबर r/2, जिस पॉइंट पे काटता है वो फोकस होता है। पर फिर से बता रहे हैं आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें फोकस दूसरा होगा कि वही होगा, वही होगा, फोकस चेंज नहीं होता, डेफिनेशन इसका यही होता है। पर यहाँ पर फोकस हम अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखें कि मार्जिनल रे है तो पैरेलल के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से नहीं होता है, बट ये फोकस कहीं से भी एक बार निकल गया तो वो फोकस हमेशा कांस्टेंट होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेट करके एक दो सवाल कर लेते हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे एक मिरर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये मिरर पे क्या कर रहे हैं कि ऐसे एक इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ए बराबर r/2 है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, ए बराबर r/2, वो फोकस रहता ही रहता। यहाँ पर बोला गया कि f दूरी से ऐसे इंसिडेंट किए यहाँ पे, f दूरी, यहाँ से f दूरी है, f मतलब ये फोकल लेंथ के बराबर ही लिया गया, फोकल लेंथ के बराबर ही लिया गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगा उसको पोल से दूरी निकालना है। हम यहाँ पर सीधा सीधे लिख देते हैं, फाइंड x निकालना है। x हमको निकाल कर बताइए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगा वो पॉइंट का दूरी पोल से बताना है कि कितना होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। सबसे पहले पॉज करके इसको लिखिएगा और समझिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन, तब जाके सॉल्यूशन देखिएगा। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात बताइए, ये वाला दूरी कितना है? f है, और ये वाला दूरी कितना है? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है? तो यहाँ पर साइन थीटा हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस मतलब f बटा r। अच्छा, r का वैल्यू कितना है? 2f, तो f तो बताइए साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए, क्या ये लार्ज एंगल है? लार्ज एंगल का मतलब क्या हो गया? क्या ये रे मार्जिनल रे हो गया? मार्जिनल रे हो गया। और उस केस में x का वैल्यू कितना होगा? तो r माइनस r/2 सेक थीटा। अगर ये एंगल 10 डिग्री से कम होता तब ये फोकस होता, नो डाउट। यहां पर हम मार्जिनल रे बोले नहीं थे पहले, यहां पर डाटा था, डाटा से हम थीटा निकालें, थीटा निकल गया लार्ज। अब सोचिए यहाँ पे थीटा 30 पुट करेंगे तो r/2 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये फोकस नहीं होगा, इसका मतलब ये फोकस नहीं होगा। तो इस x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, r माइनस r/2 सेक 30। सेक 30 का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा? cos 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए 1/√3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, तो ये हो जाएगा r√3 माइनस 1/√3। तो देख लिए यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका x का वैल्यू। तो आई होप कि आज का जो कहानी है वो पूरा अच्छे से ढंग से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा ये इसके साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा। बेसिक आइडिया आपको सारा चीज़ दे दिया गया है। जो भी साइन कन्वेंशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जनरेट करते हैं उसका कहानी होगा। रे डायग्राम का ढेर सारा कहानी पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा काम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में कल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।